सभी को नमस्कार। आज हम आर्ट एंड कल्चर की दूसरी क्लास चालू करते हैं, जिसके अंदर महत्वपूर्ण स्थल, जिसके 4 क्वेश्चन आए हुए हैं पिछली कक्षाओं के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और ये देखना है कौन सा युग्म सुमेलित है। ठीक है। वो बुर्ज होम की बात करता है, जो कि हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता से है। तो हड़प्पा कालीन शहर है एक बुर्ज होम, जो कि कहाँ पे है? श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर श्रीनगर के अंदर है। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के अंदर मूर्ति मिली है 4 इंच की, और शैव धर्म से रिलेटेड एक आदि पुरुष की मूर्ति मिली है। और शैलकृत मतलब होता है कि एक सुव्यवस्थित रूप से बना हुआ मंदिर, इसके कोई अवशेष मिले नहीं है और हमें पता भी नहीं है। पता नहीं है तो आंसर गलत। चंद्रकेतुगढ़ यह हड़प्पाकालीन है और इसका मतलब टेरिकोटा के लिए सुप्रसिद्ध है टेरिकोटा के लिए। और ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो गया टेरिकोटा के लिए। गणेश्वर सभ्यता सभी को पता है, राजस्थान की झुंझुनू जिले में उपस्थित गणेश्वर सभ्यता, जो कि तांबर कलाकृतियों के लिए फेमस है। तो 2 और 3 इसके आंसर हो जाएंगे। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर डी इसका आंसर हो गया। देखो, नवपाषाण स्थल मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है, और गुफकराल कश्मीर में है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक भारत में है, ये पिकली हिल कर्नाटक भारत के अंदर है, चिरांद बिहार में, टोकवा जम्मू कश्मीर, हल्लूर कर्नाटक। ठीक है, ये रहा। देखो, बुर्ज होम कहाँ पे है? श्रीनगर के अंदर। मेहरगढ़ पाकिस्तान के अंदर है। यहाँ पे घग्गर नदी मेहरगढ़ के पास में एक स्थान है, सॉरी यहाँ पे नहीं, पाकिस्तान के अंदर घग्गर नदी जाती है हकरा, वहाँ पे घग्गर नदी कालीबंगा होती हुई, जो कि हड़प्पाकालीन एक शहर है कालीबंगा, वहाँ से होती हुई जाती है। चिरांद बिहार के अंदर, गुवाहाटी सभी को पता है ये क्वेश्चन। धान कंटे जो सांघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र, देखो हमें कीवर्ड हाईलाइट करना होता है, प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है? देखो, धान कट्टे उत्तर भारत में तो सुनने के लिए कभी नहीं मिला होगा आपको, और यह है दक्षिण भारत का। देखो, ऐसे इसका कोई एलिमिनेशन मेथड है नहीं। यदि याद है तो ये आंसर सही हो जाएगा, यदि नहीं है तो ये छोड़ के आ जाओ इसको। तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश में है, जो कि बौद्ध से रिलेटेड धान कट्टे में इसका विवरण दिया गया है। तो इसे क्या हो जाएगा? मौर्यकालीन है, आंध्र प्रदेश के अंदर उपस्थित है। इसका उल्लेख अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश की अपनी राजधानी है। दान कट्टे के प्रमुख बौद्ध स्थलों को बुद्ध के साथ जोड़ा गया है। ठीक, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुम्पुहार और मुरुजी किस रूप में सुविख्यात है? देखो, यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठते ही हमारा दिमाग ओपन हो जाना चाहिए, है ना, अलग अलग डायमेंशन में सोचना चाहिए। जैसे कि अब ये क्वेश्चन, ये तो कभी आपने नाम सुना नहीं होगा, यदि नहीं सुना तो हम ऑप्शन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। देखो, पतन, सबसे पहले देखते हैं हम नीचे से। जैन तीर्थ करोगे चैत्य का मतलब क्या होता है? जहाँ पूजा स्थल होता है उसे हम चैत्य बोलते हैं। अब जैन तीर्थ करोगे चैत्य, जैनों के और बुद्धों के बारे में हम अच्छी तरीके से यूपीएससी के अंदर पढ़ते हैं, और यूपीएससी के अंदर पढ़ते हैं तो हमने कभी इन तीनों में से किसी का भी नाम नहीं सुना। द आंसर
नहीं हो सकता, जैसे हम अंदाज लगा पाएंगे। लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग सबसे ज़्यादा झारखंड के अंदर, राजस्थान के अंदर और कर्नाटक के अंदर, तो लोहा इस्पात उद्योग है। इन उद्योगों में भी हमने तीनों का जिक्र नहीं पड़ा। अब बच गए दो, राजधानी नगर और पतन। राजधानी नगर और पतन में भी ये मुझे तो लगता है किसी ने पढ़ा नहीं होगा। यदि पढ़ा होगा तो आंसर पतन करके आ गया होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो राजधानी नगर भी नहीं होगा। हमने मध्यकालीन पढ़ते हैं, प्राचीन पढ़ते हैं और आधुनिक भारत पढ़ते हैं, इनमें तीनों को कहीं जिक्र नहीं होता। तो एक पतन, तो इसका आंसर पतन निकल। बस एक अप्रोच होनी चाहिए ये सोल्व करने की, वरना तो नहीं सुने तो आंसर गलत ही होगा। तुक्का लगाना नहीं है, जिसको हमें आता नहीं है वो तुक्का नहीं लगाना है, छोड़ के ही आना है। जैसे ये आंसर हो गया। हाँ, ये 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। चंद्रकेतुगढ़, चंद्रकेतुगढ़ अभी लास्ट ऑप्शन में आया, मतलब ये है कि यूपीएससी एस्पिरेंट को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना तो मतलब उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, घोट के पी जाना है उनको तो, और अच्छी तरीके से समझना भी है। चंद्रकेतुगढ़ पिछले क्वेश्चन के ऑप्शन में भी आया था, तो क्या था, एक टेरिकोटा उद्योग था, ठीक, व्यापारिक बंदरगाह एवं शहर, तो एलिमिनेट हो गया, ठीक। और कहाँ पे था, पश्चिम बंगाल के अंदर, और ये कहाँ दे रखा है, उड़ीसा, गलत, दोनों ओर से गलत हो गया। इमाम गांव, ईमान गांव क्या है, महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही बात है। ताम्बर पाषाण स्थल भी है, और ये 6th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। यह है एक लोह युगीन काल भी है, या सभ्यता के तौर पर इमाम गांव पे लोह युगीन के अवशेष मिले हैं, तो ये आंसर सही हो जाता है। देखो एक कैंसिल होते ही हमारा फर्स्ट और लास्ट तो ऑप्शन खत्म, एलिमिनेट हो गया। मंगडू केरल महापाषाण काल स्थल है, बिल्कुल ये भी सही बात है। और साली हुंडम आंध्र प्रदेश में, देखो ये आंध्र प्रदेश में ही है, पर शैलकृत गुफा के तौर पर मंदिर, इसके अवशेष अभी तक नहीं मिले हैं, ये हमें अच्छी देखने को नहीं मिलता है, तो इसके 2 and 3 इसका आंसर हो जाएगा। यदि हमारा तीसरा भी हो तो इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, तो 2 and 3 इज द राइट आंसर, ठीक। देखो आंध्र प्रदेश के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, इसकी खोज इसमें की गई थी। और चैत्यग्रह, वास्तुकला शास्त्र, वास्तुशिल्प वस्तुएं और कई मूर्ति मिली हैं। बौद्ध धर्म के 3 चरण, थेरवाद, महायान और वज्रयान को दर्शाती है। कहाँ पर, साली हुंडम के अंदर, ठीक है। यहाँ कोई शैलकृत गुफा नहीं मिली है, हमने पढ़ा भी नहीं है। प्रारंभिक मध्यकालीन राजवंश, महत्वपूर्ण राजवंश प्रश्नों की कुल संख्या 4 है। ये देखिए प्रारंभिक मध्यकालीन राजवंश, ठीक, 2017 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा काकतीय राज्य के अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन है, तो समुद्र पतन बोल रहा है, काकीनाडा, मोटुपल्ली, मछलीपट्टम और नेल्लूर, ये 2 तो होंगे नहीं। काकीनाडा बीच में अवस्थित है, समुद्र पतन हो नहीं सकता, मोटीपल्ली इसका आंसर हो जाएगा। वैसे काकतीय राजवंश जो कि तेलंगाना, उड़ीसा का दक्षिणी हिस्सा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी हिस्सा के अंदर विद्यमान था या एस्टेब्लिश हुआ था।
इसका हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। ये काकीनाडा जल के अंदर है, सॉरी स्थल के अंदर बसा हुआ शहर है। मोटुपल्ली का महत्वपूर्ण काकतीय राजवंश गणपति देव द्वारा लिखित अभिलेख है। यह शहर आयात निर्यात में वर्णन किया गया है। सामुद्रिक मुद्दे, हाथी, तुरंग, घोड़ा, कनक, सोना, रत्न, मूंगा। ठीक, ये देखते हैं। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया। राजा भोज और प्रतिहार। ठीक, राजा भोज प्रतिहार राजवंश का था। महेंद्र वर्मन पल्लव वंश सत्ता से स्थापित था। ठीक है। परांतक चोल वंश के सत्ता के द्वारा स्थापित था। गोपाल वंश पाल वंश के संस्थापक था। तो सबसे पहले हम इसका अंदाज़ा लगाते हैं। महेंद्र वर्मन हर्षवर्धन कालीन था, है ना। तो पहले तो आने वाला है 2। ठीक, 2 आएगा तो बी और डी तो कैंसिल हो गया। ठीक, बी और डी कैंसिल हो गया। 3 सही है, 3 लास्ट में आएगा। बच गया 1 और 4, प्रतिहार राजवंश और पाल वंश। पाल वंश 11वीं शताब्दी में, 9वीं से 11वीं शताब्दी के, और ये प्रतिहार राजवंश 13वीं शताब्दी के अंदर इस्टेब्लिश हुए थे। 13वीं शताब्दी के अंदर तो पूर्ण सत्ता में आए थे। 11 से 13वीं शताब्दी के अंदर प्रतिहार राजवंश। तो क्या हो जाएगा, 3 को तो एलिमिनेट हो गया, 2 भी हो गया। तो इसके बाद कौन सा आ जाएगा, 4, 2, 4, 1, 3। इसका सी आंसर हो गया। ग्यारहवीं शताब्दी में, अच्छा 8वीं से 11वीं शताब्दी के अंदर कन्नौज में। ठीक है। इसका देखते हैं। नानुक चंदेल। नानुक एक शासक है जो चंदेल राजवंश का संस्थापक है। चंदेल राजवंश का संस्थापक है। जयशक्ति परमार। जयशक्ति नहीं होगा, जयशक्ति परमार तो गुर्जर राजवंश से आ गया। तो परमार राजा भोज है, तो ये तो हो नहीं सकता। नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तीसरा सही है। भोज राष्ट्रकूट, भोज का तो राष्ट्रकूट से तो कोई संबंध नहीं है, परमार से है। इसके 2 ऑप्शन आ गए, नानुक और नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार। तो ऑप्शन 2 इसके सही होगा। ज़्यादातर यूपीएससी के आंसर में क्या होता है, देखो इसको अपनाना जैसे हानिकारक भी हो सकता है। सारे ऑप्शन बंद हो जाएं तो यूपीएससी 4 में से 2 ऑप्शन तो सही देती है। यदि ये ऑप्शन आते हैं केवल 1, केवल 2, केवल 3 या केवल 4 और 4 हमें ऑप्शन देती है, तो इसमें मैक्सिमम चांस होते हैं कि केवल 2 आंसर सही होता है। जैसे हमें पता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नैया डूब भी रही है हमारी, तो हम केवल 2 ऑप्शन करके आगे बढ़ सकते हैं, एक उम्मीद के तौर पर। देखो, नानुक चंदेल वंश का संस्थापक। जयशक्ति किसका है, वाकपति का बड़ा पुत्र है। ठीक है। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट राजवंश से आगे गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम। ये देखो भाई, निम्नलिखित में से कितने साम्राज्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित हुए। देखो, होयसल 11वीं शताब्दी में, गढ़वाल जो कि कन्नौज में है ये भी 11वीं शताब्दी में, काकतीय राजवंश
12वीं से 14वीं शताब्दी में, ठीक है। यादव 10वीं शताब्दी में। काकतीय राजवंश जो कि मध्य पूर्वी भारत के अंदर, होयसल कर्नाटक, यादव वंश मध्य पूर्वी भाग में मगध के आसपास यादव वंश था। तो ये तो कोई सा भी नहीं है 8वीं शताब्दी में इस्टेब्लिश। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। दिल्ली सल्तनत और देख लेते हैं इसमें। दिल्ली सल्तनत के कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं जिनकी संख्या 3 है। क्वेश्चन 1 2019 में आया हुआ है। देखना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक, यह हमें देखना है। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली को प्रभारी को आमील कहा जाता था। आमील कहा जाता था। यदि नहीं भी पता हो तो इसको एक समय के लिए एलिमिनेट कर देते हैं, रख देते हैं साइड में। दिल्ली के सुल्तान की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। देखो, इक्ता किसे कहते हैं? किसी को जमीन देना, पुरस्कार के तौर पे किसी जमींदार को या किसी सैनिक को, किसी मंत्री को जमीन देना इक्ता प्रणाली कहलाती है। जैसे कोई भी सेनापति है उसको उपहार के तौर पर जमीन देना इक्ता प्रणाली कहलाती है। तो ये तो कोई संस्था है नहीं, संस्था नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत। जिसमें 2 है वो खत्म हो गया। या तो केवल 1 सही है या केवल 3 सही है, ठीक है। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तान के शासनकाल के अस्तित्व में आया। देखो, खिलजी आया था 12वीं शताब्दी के लास्ट में और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में खिलजी सुल्तान शासनकाल में आए थे। और मीर बख्शी का पद अकबर, जो कि कम आयु के अंदर सत्ता संभाल लिया था, तो उसमें उसके शासन प्रणाली को मीर बख्शी के तौर पर कंट्रोल किया जा रहा था। कोई भी निर्णय जो कौन ले रहा था? मीर बख्शी ले रहा था। तो ये तो अकबर के टाइम का आ गया, और अकबर के समय और खिलजी का समय में तो बहुत अंतर है। तो ये भी क्वेश्चन गलत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यह देखते हैं। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज़म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंच गया था। ठीक है, पहुंच गया था। देखो, इल्तुतमिश के शासनकाल के अंदर सिंधु नदी तक पहुंच गया था, इसका हमें दावा किया जाता है। जैसे हमारे जो लेखक हैं, पुराने कवि हैं, जो इनका शासनकाल के बारे में अपना मतलब ग्रंथ लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, जीवनी लिखते हैं, उनके लिए ये दावा किया जाता है कि इल्तुतमिश के शासनकाल के अंदर चंगेज़ खान जो ख्वारिज़म युवराज जिसको शरण दी गई थी दिल्ली के अंदर, तो सिंधु नदी पार करके दिल्ली की ओर आ गया था। तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि वहाँ तक पहुँच गया था, मतलब दावा किया जाता है इसके तौर पर। तो मोहम्मद बिन तुगलक दावा किया जाता है। तो आंसर इसको एक टाइम के लिए साइड में रख देते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, देखो सही है ये बोल रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर मुल्तान अधिकार किया और सिंधु नदी तक पार कर चुका। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक जिसका शासनकाल था 1324 से 51 तक, 1351 तक, मतलब 51 में इसकी क्या हुई थी? मृत्यु। और जो तैमूर मुल्तान जो अधिकार में आया था, सत्ता में आया, तो 1370 के अंदर आया था। तो दोनों का तो गठजोड़ ही नहीं बैठ रहा। यदि मेलजोल ही नहीं बैठ रहा तो आंसर गलत। इसमें 2 एलिमिनेट हो गया। वही लास्ट आंसर की तरह देखो, या तो फर्स्ट सही है या थर्ड सही है। विजयनगर साम्राज्य के देव राय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल आया था। देवराय की मृत्यु हो गई थी 1446 में।
और वास्को डी गामा आया था भारत में 1498 में कालीघाट बंदरगाह पर। 46 बंदरगाह, अब वो बोल रहा है केरल तट पर पहुंचा था कालीघाट, ये तो सही बात है। विजयनगर देवराज के द्वितीय के शासनकाल के अंदर, इसका शासनकाल तो 1446 में ख़त्म हो गया, तो आंसर गलत हो गया। ऑप्शन ए निकल के आ रहा है, ऑप्शन एक, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। दो 2022 भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ। देखते हैं, देखो पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ, राज्यकाल में हुआ। ठीक है। चंगेज खान इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था, ये दावा किया जाता है कि भाई वो मंगोल कौन था? चंगेज खान। चंगेज खान एक मंगोल था। और अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आया था? चंगेज खान इल्तुतमिश के शासनकाल के अंदर आया था, जो कि सिंधु नदी पार कर लिया था। तो जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल और इल्तुतमिश के शासनकाल में अंतर आ गया, और अंतर आ गया तो ये बोल रहा है राज्यकाल के अंदर हुआ, तो ये तो आंसर गलत हो गया। ठीक। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और शहर पर घेरा डाल दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की ये कल्पना, ये भी दावा नहीं किया जाता, ये सिर्फ कई लेखकों द्वारा लिखा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी जब दक्कन के अभियान के दौर पर थे, तब मंगोल आक्रमण दिल्ली तक पहुंचा, वहाँ डेरा डाला, वहाँ से लूटा और वापस चले गए थे। उनसे आक्रमण मतलब अलाउद्दीन खिलजी का सामना नहीं हुआ था, मतलब दिल्ली तक तो पहुंच गए थे। ये दावा नहीं, मतलब दावा किया जाता है, इसके सबूत अभी तक है नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग के अस्थायी तौर पर हार गया था। ऐसा नहीं है, अस्थायी तौर पर नहीं आ रहा था। मंगोलों को इसने क्या दी थी? रिश्वत। ये भी कहा जाता है किंवदंतियों के अनुसार कि तुगलक ने मंगोलों को रिश्वत दी और वो वापस दिल्ली से या उत्तरी पश्चिमी भाग से वापस चले गए थे। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन बी सही आंसर। भाई PYQ UPSC के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे क्वेश्चन दूसरी क्लास के अंदर करते हैं, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपसे यही विनती की जाती है कि वीडियो को आगे फैलाना आपका दायित्व बन जाता है।